फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 17 नवंबर 2023 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। जब आज के प्रमुख समाचारों पे हम नज़र डालते हैं तो तीन प्रमुख समाचार दिखाई देते हैं। वैसे ढेर सारे हैं, जैसे आप लोग न्यूज़पेपर उठाते होंगे तो कभी कभी लगता होगा कि सर फ्रंट पेज पे तो ढेर सारी न्यूज़ रहती है। देखिए, वो न्यूज़ कोई बहुत कॉन्क्रीट न्यूज़ नहीं रहती है जिसको लेकर हम लोग चर्चा कर सकें, क्योंकि रनिंग अब जैसे इजराइल हमास वार उस पर ढेर सारी न्यूज़ रहेगी है, लेकिन अभी उस पर क्या चर्चा कर दें जब तक कि उस पर कुछ कॉन्क्रीट हो ना पाए। इसी तरह से और भी चीज़ें होती हैं, जैसे पॉलिटिकल न्यूज़ है और भी बहुत सारी न्यूज़ है, तो उस पर हम अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करते हैं। हाँ, जो न्यूज़ पे जैसे कल हम आपको मैं पढ़ा रहा था एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, उसमें हमने बताया था कि जो है ये मुद्दा चर्चित क्यों है, क्योंकि एक तो इसमें जो अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति हैं, इसी मीटिंग के दौरान वो जो है पहली बार जो है मिल रहे हैं काफ़ी समय के तनावपूर्ण संबंधों के बाद। खासतौर से 2022 का जो ताइवान मुद्दा था, जब अमेरिका की जो है संसद जो है एक सदन की अध्यक्ष जो है वो वहाँ पे गई हुई थी, तो उसको लेके चीन ने वहाँ पे एम्बार्गो कर दिया था और एक तरह से काफ़ी तनाव हो गया था और दोनों के बीच में जो सैन्य वार्ता होती थी वो आपस में बंद हो गई थी। सैन्य स्तर पे जो एक दूसरे के साथ की कोई एक्सीडेंट ना हो पाए या कोई मिसकंसेप्शन के या कह सकते हो कि कोई दुर्भावना के कारण या कोई अज्ञानता के कारण कोई दुर्घटना न हो सके मिलिट्री स्तर पे, इसलिए उन पे संबंध होता है। भारत का चीन के साथ भी है, ठीक है, भारत का अमेरिका पाकिस्तान के साथ भी इस तरह पर होता है कि कहीं जो एडवर्सरी है उनके बीच में स्थिति बिगड़ न सके, ठीक है। तो जो उस तब से था, यानी उन तब से संबंध जो है इनका गड़बड़ ही था। नवंबर 2022 में बाली में जो G20 सम्मेलन हुआ था, उस समय उसके बाद पहली बार जो है दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक मुद्दा था चर्चा का, लेकिन हमने कहा था कि हम उसको एपेक सम्मेलन बता देते हैं। इन दोनों के बीच में जो समझौता हुआ है उसका क्या हमारे लिए महत्व है, उसको हम कल बताएंगे, डिटेल में बताएंगे जब न्यूज़ में आ जाएगा। हुआ भी वैसे ही, उस पर फिर डिटेल में न्यूज़ आई है, हम उसको चीज़ों को समझते हैं। देखिए, इन दोनों के बीच जो बातचीत हुई है वो दो, एक तो बुधवार को 15 नवंबर को बात हुई है, वो डिप्लोमेटिक कंडीशन में है। भारत और चीन के संघर्ष विराम और उसका भारत के साथ जो है, भारत को उस पर कितना ध्यान देना चाहिए नहीं देना चाहिए, उस पर है। दूसरा एक है कि जो कम महत्वपूर्ण है, शायद छुप जाए नज़रों से, क्योंकि वो 14 को हुआ था और विभिन्न समाचार पत्रों में उतने महत्वपूर्ण समाचारों को कवर नहीं किया गया था, वह है अमेरिका और चीन के बीच में एक जो है जलवायु को लेकर ही समझौता हुआ है, ठीक है। जैसा कि अगर आपको पता हो तो अमेरिका जो है परंपरागत अर्थों से, यानी इतिहास के आधार पर सबसे बड़ा जो है उत्सर्जक है, और चीन वर्तमान में सबसे ज़्यादा उत्सर्जक है, और दोनों को मिला दिया जाए तो दुनिया में जो टोटल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हो रहा है उसका 38% ये दोनों देश उत्सर्जित करते हैं। तो इन दोनों के बीच में अगर कोई समझौता हो रहा है तो निश्चित रूप से वैश्विक जलवायु परिवर्तन के जो बातचीत मुद्दे होंगे, खासतौर से जो नवंबर लास्ट और दिसंबर की शुरुआत में COP80 कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी 28 सम्मेलन दुबई में होने वाला है, उस पर प्रभाव पड़ने के, सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना देखी जा रही है। तो वो मुद्दा हमारे लिए तीसरा है, ठीक है। इसी तरह का एक द इंडियन एक्सप्रेस में कुछ दिन पहले क्या 10 नवंबर को संसदीय समिति जो है, गृह मंत्रालय की संसदीय समिति ने व्यभिचार को पुनः क्रिमिनलाइज या उसको पुनः अपराध बनाने के लिए एक जो है सलाह दिया है, रिपोर्ट दिया है। एक्चुअली में ये समिति जो है, आप लोगों को याद होगा कि भारतीय न्याय संहिता करके एक, और इस तरह से संसद में अगस्त में एक प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें जो IPC है, जो अंग्रेज़ों की लेगेसी में इंडियन पेनल कोड है, उसको बदल के भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से, BNS 2023 के नाम से एक विधेयक लाया गया था, और उसे संसद के जो है सदन के अनुमति से उसको स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया था। उसी ने अपनी रिपोर्ट 10 नवंबर को की है। उसमें यह मुद्दा ये भी है कि व्यभिचार को, एडल्टरी या व्यभिचार को पुनः जो है क्रिमिनलाइज कर दिया जाए। ये मुद्दा चर्चा में क्यों है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, इसको हम समझेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारा अधिकारों का मुद्दा है और ये महिला पुरुष के संबंधों को भी डिसाइड करता है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग समझते हैं। अमेरिका चीन संघर्ष विराम। देखिए, ये दो जो है लोग 1 साल बाद जो है आपस में
व्यक्तिगत स्तर पे मिल रहे हैं और ये दोनों देश, दोनों जो व्यक्ति हैं, ये दो प्रमुख राष्ट्रों, क्या कह सकते हैं कि सर्व प्रमुख राष्ट्र को, जो सर्वशक्तिशाली दो प्रमुख, मतलब सर्वशक्तिशाली तो कहना नहीं ठीक है, लेकिन टॉप 2 जो हर मामले में टॉप 2 आप कह सकते हो कि आर्थिक दृष्टि से तो पहला नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे चीन। अगर आप कह सकते हो कि पर्यावरण की दृष्टि से, उत्सर्जन की दृष्टि से तो पहले कार्बन उत्सर्जन की दृष्टि से तो पहला जो है चीन, दूसरा जो है अमेरिका। सैन्य शक्ति के दृष्टि से देखा जाए तो हो सकता है ये कि कुछ लोग इसको दूसरा मानते हैं चीन को, कुछ लोग इसको तीसरा मानते हैं, लेकिन 3 से नीचे तो कोई नहीं मानता है, ठीक है। और डिप्लोमेटिक संबंधों को लेके, कूटनीतिक संबंधों को लेके, व्यवहारों को लेकर भी देखा जाए तो ये लगभग पहले दूसरे पर ही आते हैं, ठीक है। तो ऐसे में इन दोनों के बीच में काफ़ी लंबे समय से, पिछले लगभग 1-1.5 साल 2 साल से, काफ़ी और भी पहले से, लेकिन 1-1.5 साल से तो कुछ ज़्यादा ही संबंध जो है टकरावपूर्ण हो गया था। ऐसे में इन दोनों के बीच में एक एपेक सम्मेलन चल रहा है जिसके दोनों मेंबर हैं, हालांकि उसका रूस भी मेंबर है। दोनों के बीच में एक शिखर स्तर की वार्ता होना, ये लोगों की नज़र थी, दुनिया की नज़र थी कि एक महत्वपूर्ण घटना है। तो जाहिर सी बात है, जब दुनिया देख रहा था तो भारत का ये इस समय कह सकते हो कि दोनों, अभी कुछ दिन पहले ही भारत के प्रधानमंत्री वहाँ के स्टेट गेस्ट थे अमेरिका के, और उन अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में जो समझौता हुआ है, उसमें जो वहाँ के समझौते की अमेरिकी पक्ष की जो कह सकते हो, जो उनके स्टेट डिपार्टमेंट या विदेश मंत्रालय की वर्डिंग है, उसमें कहा गया है कि यह समझौता स्पेस से लेके समुद्र के तल तक किसी भी पहलू को छोड़ता नहीं है। इस तरह के जो है भारत का ये संबंधी स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना है, और दूसरा जो है कह सकते हैं कि हमारा पड़ोसी है, और उससे हमारे संबंध कैसे हैं ये तो जग जाहिर है। तो ऐसे में जब हमारा स्ट्रेटेजिक रूप से एक क्लोजेस्ट फ्रेंड, पार्टनर, और एक कह सकते हो कि बहुत ही पावरफुल एग्रेसिव जो है पड़ोसी, जिनके साथ हमारे संबंध कटुतापूर्ण रहे हैं, सीमा विवाद और गलवान डोकलाम चीज़ें होती है, तो ऐसे में जब ये दो लोग मिलते हैं तो ऐसे में थोड़ा सा भारत को ध्यान रखने की ज़रूरत है ही, क्योंकि जब दोस्त दोस्त मिले तब भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, दुश्मन दुश्मन मिले तब भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, और जब दोस्त और दुश्मन मिल रहे हों तब तो ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसी संदर्भों में हम इस चीज़ को समझेंगे कि इनके बीच में क्या बात हुई है, क्या समझौता हुआ है, थोड़ा सा वो भी आप लोगों को, हालांकि हमारे लिए बहुत वो एग्ज़ाम को लेकर पर्सपेक्टिव नहीं है, लेकिन पूरी चीज़ों को समझने के लिए वो भी है। हमारा समझाने का फोकस ये रहेगा कि इन दोनों के जो समझौते हुए हैं उसमें भारत को, जो उन दोनों के समझौते में ऐसी कौन कौन सी बात है जो भारत को, जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जिस पे भारत को नज़र रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसको हम विभिन्न मुद्दों में अपना, जैसे हमेशा करते हैं, अपने पूरे टॉपिक को 4-5 मुद्दों पे हेडिंग्स में हम टॉप बदल के समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, मुद्दा क्या है। मुद्दा अगर देखा जाए तो अभी आपको कल ही बताया था कि जो है अमेरिका में एपेक सम्मेलन हो रहा है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन सम्मेलन है। उसमें एक वीकली लीडरशिप समिट है। उसके ही दौरान जो है 15 नवंबर को, बुधवार को, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष यानी जो बिडेन और शी जिनपिंग आपस में एक शीर्ष स्तर पे वार्ता करते हैं, कैलिफोर्निया में ही, सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। और निश्चित रूप से अमेरिका और चीनी नेता द्विपक्षीय संबंधों में लगातार गिरावट को रोकने की ये कोशिश कर रहे हैं, और देखा जाए तो भारत के पास आज दुनिया के सबसे परिणामी महान शक्ति संबंधों में संरचनात्मक बदलाव के बारे में चिंता करने का कोई कारण नहीं है। ये ऐसा बता रहे हैं जो लेख लिखते हैं कि दोनों देश मिल रहे हैं, लेकिन इसको लेके हमें कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि एक तो जो देखा जाए कि अमेरिका चीन संबंधों में जो है ध्यान देने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि देखिए ये दो प्रमुख शक्तियां हैं। मैंने जब भारत चीन संबंध, भारत और अमेरिका संबंध हुआ था तब भी बताए थे कि जो है, कल भी हम उस पर चर्चा किए थे कि देखिए जब दो प्रमुख देशों का अगर कोई समझौता या इस तरह की चीज़ें होती हैं या कुछ इस तरह होती है तो निश्चित रूप से उस पर सभी देशों का नज़र रहता है,
और जो दुश्मन है उनका तो ज़्यादा रहना चाहिए। तो हमारा नज़र इस पे होना चाहिए कि कहीं हमारे जो ये जो हो रहा है इसमें कहीं हमारे लिए कोई मुसीबत तो नहीं खड़ी होगी। तो हालांकि कोई भी अगर ये दोनों के संबंध मधुर होंगे तो भी हमारे लिए कोई नकारात्मक नहीं है, इन दोनों के संबंध खराब होंगे तो ज़्यादा हमारे लिए चिंता की विषय है, और जैसे संबंध है वैसे तो फिर कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं। थोड़ा सा ये बता दें, चिंता कुछ लोग जो करते हैं, जैसे कई न्यूज़ चैनल या विशेषज्ञ वो बता रहे हैं कि चिंता करते हैं, उसके पीछे ये है कि एक G2 की अवधारणा है, ग्रुप टू में कौन कौन है, दुनिया की दो टॉप मोस्ट शक्तियाँ अमेरिका और चीन। उन्हें ये होता है कि अगर ये दोनों आपस में मिल गए तो कहीं ना कहीं एशिया में भारत के हित या दुनिया में फिर भारत के हित प्रभावित, नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि फिर जो है दोनों मिलने के बाद दो सुपर पावर अगर आपस में मिल जाती हैं, दो ग्रेट पावर, सुपर पावर तो नहीं कहेंगे, अब अमेरिका पहले सुपर पावर था लेकिन अब वो ग्रेट पावर हो गए, तो अगर वो दोनों आपस में मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से भारत के लिए चिंता का विषय है। हालांकि हमारी जो कूटनीतिक स्थिति है, हमें किसी देश पे कब्जा तो करना नहीं है, और हमारी सैन्य तैयारी ऐसी है कि दोनों भी देश मिलेंगे तो हम इतने सक्षम हैं, हम इतने वो हैं कि अगर हम जीतेंगे भी नहीं तो किसी और को जीतने भी नहीं देंगे। तो सबको पता है वो स्थिति, ऐसे में कोई ऐसी स्थिति नहीं आ रही है कि भारत को कोई बहुत ज़्यादा गंभीर चिंता करना चाहिए। लेकिन हाँ, फिर भी लोग चिंता करते हैं कि अगर ये दोनों संबंध बन जाएंगे तो जो भारत को वेटेज मिला है शायद वो वेटेज मिलना बंद हो जाए, लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम उसी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, भारत को ध्यान देने के प्रमुख बिंदु क्या है? देखिए, जो उनके समझौते हैं उनमें अगर हम देखें तो अभी वो बाद में, इसके पहले भारत के बारे में, अपने हित के बारे में देख लें, फिर उन दोनों के संबंधों में क्या है उसको समझते हैं। तो जो दोनों के बीच समझौता हुआ है उसमें AI को लेके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए भी एक जो है एक बात हुई है। ये कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी रेगुलेट करने की बात हुई है। ये कहीं ना कहीं इस पे भारत को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि एक ये इवॉल्विंग मुद्दा है, ये अभी विकसित होता हुआ मुद्दा है, और वर्तमान में भारत अगर कहा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी उसकी बेहतर स्थिति है, चीन की भी स्थिति है, और भविष्य में भारत और बेहतर होना चाह रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो मार्केट है उसमें अपना दबदबा भारत बनाए रखना चाहता है। और अमेरिका और भारत को लेके, इसको लेके जो है, जो उनके बीच में आपस में समझौता हुआ था उसमें भी इस पे काफ़ी दोनों मिलके इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, भारत तो बढ़ना चाह रहा है, अमेरिका अपनी तकनीकी और उसके मदद से भारत को भी आगे बढ़ाना चाहता है। ठीक है, तो इसको लेकर अगर इस पर कोई समझौता होता है तो निश्चित रूप से अमेरिका और चीन समझ का AI के वैश्विक नियमों पर दीर्घावधि में बड़ा प्रभाव पड़ना तय है, क्योंकि अगर दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं इस तरह से सोचती हैं तो उनका प्रभाव पड़ेगा, और निश्चित रूप से भारत को इस क्षेत्र पर थोड़ा सा नज़र रखने की ज़रूरत है। कौन सा? AI को इन लोग रेगुलेट करने की स्थिति को कर रहे हैं। दूसरा जो है समझौता वह है कि जो चीन है उसके जो राष्ट्रपति हैं, बहुत उन्होंने इंडिया चाइना राइजिंग और क्या क्या देना, लेकिन कोरोना के बाद वो अपनी मनमानी किए, सब कुछ किए। अब जैसे ही अमेरिका ने अपना चाइना विकल्प, चाइना प्लस का एजेंडा शुरू कर दिया है, और वहाँ की प्रमुख नीतियाँ कोरोना और इस तरह के कारण जो है, जो उद्योगपति हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं जो है चीन को लेके एक भय का माहौल है, एक कह सकते हो भय नहीं तो एक दुराव का माहौल है। ऐसे में शी जिनपिंग और चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत दिख रहे हैं, और ऐसे में जो है शी जिनपिंग का चिंतित होना लाजमी है, और वो अपने यहाँ पे जो व्यापारियों को, यानी उद्योग, वहाँ के जो अमेरिकी व्यापार जगत है उसको पुनः रोके रखने के लिए जो है लोक लुभावनी बात कर रहे हैं। वो अपने कई सारे राजनीतिक जो है बयानबाजियों को किनारा भी कर सकते हैं, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि कुछ लोग कह सकते हैं कि मैंने भी कल बताया था कि जो है कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ ऐसी हैं, IPF का भी समझौता हुआ है, रिसाइलेंस जो है ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसको लेके हम ये सोच सकते हैं कि नहीं जो है हमें जो है वहाँ से अपने आप वो चीज़ें निकल के हमारे पास आ सकती हैं, और उसमें सच्चाई भी है। क्योंकि देखिए, अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये बात कही भी है, अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने ये कहा भी है कि 2023 में चीन के बारे में अमेरिकी व्यापार का आशावाद, यानी जो चीन को लेकर अमेरिकी
जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी जो आशा है वह 1999 के बाद सबसे खराब हो गया है। ऐसे में इनका प्रयास कोशिश करेगा, लेकिन वो निश्चित रूप से मैंने जैसे बताया था ना कि जो बड़े प्लेयर है वो वहाँ से दूर भागना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो उसको लेकर जो है ऐसे में चीन से पूंजी निवेश की संभावित उड़ान से भारतीय अर्थव्यवस्था को काफ़ी फायदा हो सकता है। लेकिन भारत को सिर्फ इसी पे नहीं खुश हो जाना चाहिए कि चीन की गड़बड़ी के कारण जो है हमें अपने आप चीज़ें आ जाएगी। भारत को इसके लिए प्रयास करना होगा। जो पश्चिमी देश हैं, जो विकसित देश के लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, उनके साथ बात करना पड़ेगा, अपने आर्थिक संबंधों को और नज़दीकियाँ लानी पड़ेगी, ताकि जो अगर चीन कोई, चूँकि वहाँ पे उनकी ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, सारी चीज़ सप्लाई चेन है, ऐसे में अगर शी जिनपिंग कोई ज़्यादा वो छूट देने की स्थिति में हो जाते हैं तो उसको रोकने, उसको काउंटर करने के लिए भारत को ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि जो अपना जो हमारा लक्ष्य है चीन प्लस बनने का, उसमें कोई बहुत बाधा न आए। तो ये दूसरी क्या, यह सबसे प्रमुख चुनौती है जिस पे ध्यान देने की बात है। और इसके बाद कुछ मुद्दे थे, जैसे कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र का मुद्दा है, उसमें जो उसके आसपास के देशों में है, दक्षिणी चीन सागर, ताइवान का मुद्दा है, जो कह सकते हो कि जिसको चीन के राष्ट्रपति से का कहना है कि जो है वो सबसे संवेदनशील मुद्दा है। हांगकांग का मुद्दा है, उसमें और जो देखा जाए तो अभी एक मुद्दा और चर्चित, जैसे रूस यूक्रेन का मुद्दा तो चल ही रहा था जो अमेरिका के लिए है। हाल ही में अभी इजराइल और हमास का गाजा संघर्ष या मध्य पूर्व की जो समस्या है, ये सारे मुद्दे जो है कहीं ना कहीं इन पर भी चर्चा किया गया है। और ऐसे में इन पर भी भारत को ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो दोनों के बीच के संबंधों को, यानी इतनी कटुता के बाद भी बातचीत करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। कैसे करते हैं वो हम आगे समझेंगे। अमेरिका चीन के मध्य कूटनीतिक हित साधन, देखिए जो दोनों के बीच बातचीत हुई है उसमें एक प्रमुख ये हुआ है कि जो दोनों के बीच हॉटलाइन बात रहेगी, यानी दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष ये सहमत हुए हैं कि किसी स्थिति में वो डायरेक्ट फ़ोन कॉल लेंगे और बात करेंगे। ये नहीं कि फ़ोन कॉल नहीं लेंगे या बात नहीं करेंगे, ताकि कोई भी समस्या अगर आए, मतलब मिसकंसेप्शंस के कारण, कोई दुर्घटना के कारण कोई समस्या होने ना पाए। ठीक है। दूसरा है कि सैन्य स्तर पे भी दोनों के बीच में वार्ता शुरू होगी, जो कि 2022 के बाद बंद हो गई थी नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाने के बाद। और उसमें सबसे ख़राब दौर आ गया था, जो कि कह सकते हो कि अमेरिका वायुसेना ने चीन का जो एक गुब्बारा था, जिसको चीन साइंटिफिक और अमेरिका ने उसको चूँकि खुफिया गुब्बारा जान के उसको गिरा दिया था। तो इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी कटुता हो गई थी। ऐसे में जो है उसके दौरान जो है इन संबंधों के बाद ये बातचीत होना कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। तो ये दो चीज़ें हुई हैं कि इन दोनों के बीच में एक तो हॉटलाइन फिर से हो गया है, और दूसरा जो है ये है कि ये लोग सैन्य स्तर पे बातचीत शुरू कर दी है। तीसरी बात ये है कि जो दोनों पक्ष ये सहमत हुए हैं, ख़ासतौर से जो अमेरिका है, चीन है, चीन के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा है कि देखिए, शी जिनपिंग ने कहा कि अमेरिका को आश्वस्त किया है कि चीन का दुनिया के प्रमुख शक्ति के रूप में अमेरिका से आगे निकलने की या उसका जगह लेने की कोई इरादा नहीं है। यानी ये बता रहे हैं कि अब हम आपसे आगे निकलने की हमारी इच्छा नहीं है, बस आप ये करिएगा कि अमेरिका चीन पर अंकुश लगाना, रोक लगाना बंद कर दे, यानी जो प्रतिबंध आदि आर्थिक और अन्य चीज़ों पर लगाए गए हैं उसको शिथिल कर दीजिए। ठीक है। इसका जवाब में जो है जो अमेरिका है, जो मतलब जो बाइडेन ही, मतलब जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो है प्रतिबंधों को हटाने पर कोई बातचीत नहीं की है, उसमें कोई छूट नहीं, ढील नहीं दी गई है। सैन्य वार्ता और उस तरह की चीज़ों के करने के बावजूद भी जो प्रतिबंध लगे हैं उस पर अभी कोई छूट नहीं है। और हालांकि अमेरिका चाहता है कि स्थिति बिगड़े इससे पहले एक वार्ता का रास्ता खुला रहना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की जो समस्या आए उसको कूटनीतिक स्तर पे ही सुलझा लिया जा सके, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसी तरह से जो है जो प्रमुख भू राजनीतिक स्थिति है ना, जो कह सकते हो कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन ने जो पिछले 3-4 सालों में उसने किया है, क्या क्या किया है। एक तो उसने जापान कोरिया के साथ जो है त्रिपक्षीय समझौता कर दिया है, जापान कोरिया के साथ उसने व्यक्तिगत समझौता कर लिया है।
ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ अमेरिका का AUKUS हुआ है, AUKUSS। इसमें जो है नाभ की पनडुब्बियाँ बनाई जाएगी। और भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये 4 देश क्वाड बना लिए हैं, जिसमें शिखर स्तर पे हो रहा है। भारत के साथ इसके साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन बना लिया गया है। फिलीपींस के साथ अमेरिका ने पुनः बना लिया है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसने अमेरिका ने अपने आप को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपने आप को मजबूत स्थिति में कर दिया, और साथ ही में चीन पे जो है मजबूत दबाव बना रहा है। और सबसे प्रमुख, वहाँ से चीन +1 का जो विकल्प कर रहा है, जो आर्थिक चोट दे रहा है, वो चीन को ज़्यादा चिंता दे रहा है। इसमें ही चीन वो कह रहा है कि नहीं नहीं, अब हम जो है, ऐसे प्यार से तो कोई मानता नहीं, तो वो कह रहा है कि नहीं नहीं, हम जो है बातचीत करेंगे, हम ठीक है, हम बातचीत करने तैयार हैं, सब कुछ ठीक है। ठीक है, अमेरिका क्यों बातचीत चाहता है? एक तो कि वो नहीं चाहता कि कूटनीतिक संबंध फेल हो, क्योंकि देखिए, आप 2 बड़े महाशक्तियां जिनके आपस में इतने प्रभाव हो, दोनों हर तरह से सक्षम है, कम से कम हर कोई उसमें सक्षम है कि पूरे दुनिया को कई बार तबाह कर सकता है, जैसे रूस और अमेरिका के साथ था। तो वही स्थिति इनके साथ है कि वो नहीं चाहते हैं कि युद्ध कोई एक निर्णय हो। उसके लिए वो है कि वो एक बातचीत के लिए एक गार्डिंग रेलिंग होती है ना, सड़कों के किनारे एक रेलिंग लगा रहता है कि गाड़ी कितना भी तेज चले, अगर पटरी से, रोड से उतरने लगे तो वो पहिए वाली रेलिंग होती है, उसमें टकरा के आसानी से रोड पे आ जाती है। यानी यही रास्ता खोलने के लिए दोनों बातचीत के लिए जो है खासतौर से अमेरिका तैयार हुआ है। और चीन पे तो बता ही रहे हैं कि जो ये मजबूरियां हैं, और अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है उसके पीछे भी, जैसे ये देखिए कि ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसके पीछे भी जो उसके लिए जो भविष्य की राय, उसके लिए यही है कि देखिए हो क्या रहा है कि वो रूस यूक्रेन युद्ध है, उसमें वो उलझा हुआ था, और वो चाह रहा था कि मिडिल ईस्ट की स्थिति को सुधार के, मिडिल ईस्ट में जो है चीज़ों को सही करके वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर ध्यान दे। लेकिन हमास का जो है 7 अक्टूबर का हमला, और उसके बाद इजराइल, और वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि ऐसे में अमेरिका का मिडिल ईस्ट में जो है, वो मिडिल ईस्ट और यूक्रेन 2 जगह पे स्थिति फंसे होने के कारण वो तीसरा फ्रंट या इस तरह की चीज़ों से बचना चाह रहा है। और वो चाह रहा है कि इन दोनों समस्याओं के समाधान में उसको भी लग रहा है कि निश्चित रूप से चीन को अगर जोड़ा जा सके इस तरह की चीज़ों में, तो रूस यूक्रेन की भी समस्या को सॉल्व किया जा सकता है, और इस तरह की चुनौतियों से भी निपटने में, और नहीं कुछ तो कम से कम तीसरे फ्रंट को खोलने से वो बच सकता है। चूंकि अगले साल चुनाव होने वाला है, तो चुनाव काल में कोई भी राष्ट्रपति नहीं चाहेगा, वैसे भी जो बिडेन बहुत ज़्यादा वहाँ पे उनको कह सकते हो कि पॉपुलैरिटी नहीं है, ऐसे में वो नहीं चाह रहे हैं। एक तरह से ये है कि भाई चीन की स्थिति तो समझ लिए, क्योंकि वो परेशान है, अमेरिका बढ़त बनाए रखे हुए है, आर्थिक दबाव कर लिया है, अमेरिका में चीन में आर्थिक मंदी हो रही है, और भारत का विकल्प बन रहा है। और अमेरिका को क्या है कि वो चाह रहा है एक बातचीत का रास्ता खुला होना, और कुछ जो है जैसे रूस यूक्रेन संकट और जो अभी इजराइल हमास का जो मामला हो गया है, इस तरह की चीज़ों में वो चाह रहा है कि इस मामले को चीन को जोड़े रखा जाए। तो भारत के लिए भविष्य की राह क्या है? देखिए, भारत चूंकि इतनी बड़ी शक्ति भारत भी है कि उसको बहुत ज़्यादा वैश्विक परिवर्तन के बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर देखिए प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। आप ये सोचिए कि एक ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं, दुनिया में एक दूसरे के आपके साथ संबंध हैं, ऐसे में कोई 2 महाशक्तियों के आपस में संबंध अच्छे हों या बुरे हों, इसका प्रभाव भारत पे न पड़े या किसी भी देश पे न पड़े, ये संभव नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी भी तरह का वहाँ पे कुछ भी अच्छा या बुरा जो भी होता है, उसको मैनेज करने में भारत कैपेबल है, इसमें कोई शक नहीं है। जरूरत इस बात की है कि भारत को जो तीनों महाशक्ति हैं, अभी भी तीनों ग्रेट पावर हैं, उसमें भारत भी है। भाई आप मान सकते हैं कि दुनिया यह मान के चल रही है कि लगभग 3+1 यानी 4 ग्रेट पावर हैं, एक अमेरिका, चीन, रूस और भारत। और भारत को मान लो कि आपको वो मान रहे हैं कि तीसरे स्थान पे है, क्योंकि ये ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पावर है, इसके पास पूरा ग्लोबल साउथ का नेतृत्व है। ऐसे में ये जो 4 पावर हैं, तो भारत एक पावर है और उनको 3 और पावर हैं, अमेरिका, रूस और चीन। इसके साथ भारत का संबंध कैसा हो, ये हमें ध्यान रखना है। तो उसमें यह है कि भाई अमेरिका के साथ, जैसा कि आप उनकी किताब पढ़ोगे कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनमें उन्होंने खुद ही कहा है कि हमें भारत को 21वीं सदी की चुनौतियों और अवसर का लाभ अमेरिका को जो है साथ, अमेरिका का भागीदार बन के
रूस को साथ लेके या रूस को समझाकर और चीन के साथ प्रबंध करके करना है। कैसे? अमेरिका के साथ जो भी हमें अवसर आ रहे हैं, अमेरिका के साथ भागीदार बनना है भारत को, लेकिन ये भागीदारी जो हमारा रूस के साथ परंपरागत संबंध आ रहा है उसको क्षति पहुंचाए बिना होना चाहिए, और चीन के साथ जो हमारा संबंध है वो मैनेज्ड होना चाहिए, प्रबंधित होना चाहिए, कि उसमें बहुत ज़्यादा अगर तनावपूर्ण भी है तो तनाव का मैनेजमेंट करके चीज़ों को चलना चाहिए। ये रहा इस पूरे मुद्दे का लबोलुआब। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो मुद्दा है वो चर्चा में जो व्यभिचार है, ये 2018 में काफ़ी चर्चा में हुआ था, क्योंकि उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई की तत्कालीन सीजीआई श्री जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच में 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से आईपीसी की धारा 497 जिसको एडल्टरी या व्यभिचार से जुड़ा हुआ मामला मानता है, उसे गैर संवैधानिक घोषित कर दिया था। यानी 2018 के बाद से व्यभिचार कानूनन रूप से अपराध नहीं है। ठीक है, और इसका कुछ लोगों ने स्वागत किया, ज़्यादातर लोगों ने स्वागत किया। कुछ जो परंपरागत लोग थे उसने इसको जो है उसके विरोध में लिया, लेकिन वो फैसला अभी भी जो 2018 का संवैधानिक कोर्ट का फैसला है वो अभी भी लॉ ऑफ लैंड है, यानी वो एक तरह से कानून के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं वो पूरे भारत के लिए कानून के रूप में काम करते हैं, जब तक कि न्यायपालिका कोई अलग कानून न बना दे, संसद कोई अलग प्रावधान या कानून न बना दे। ठीक है, तो ये व्यवस्था है हमारे संसदीय प्रणाली में। अभी चर्चा में क्यों हो गया? क्योंकि अभी जो अगस्त में संसद में एक विधेयक पेश किया गया था, भारतीय न्याय संहिता, और भी है लेकिन जो मेन है भारतीय न्याय संहिता, वो जो इंडियन पिनल कोड जो अंग्रेजों के समय का है उसको चेंज करते हुए उसमें पूरी भारतीय दंड प्रणाली को और न्याय प्रणाली को उसमें ओवरहालिंग की बात की गई है। उसी में ही जो उसको जब लाया गया था तो लाते ही फिर बाद में ध्वनि मत से इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया था, गृह मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी। गृह मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी जिसके अध्यक्ष जो है भाजपा के सांसद हैं बृजलाल, और ये यूपी के पूर्व डीजीपी भी रह चुके हैं, तो ये एक इनका पुलिस बैकग्राउंड, आईपीएस ऑफिसर, सीनियर आईपीएस ऑफिसर, डीजीपी लेवल का वो रहे भी, लेवल का क्या बल्कि वो डीजीपी रहे भी हैं, काफ़ी चर्चित डीजीपी रहे हैं। तो उनकी अध्यक्षता में जो स्टैंडिंग कमेटी है गृह मंत्रालय की, उसने अपनी रिपोर्ट हाल में दी है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि चूंकि समानता के अधिकार के उल्लंघन के कारण इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था, असंवैधानिक घोषित किया था, ऐसे में हम इसको नए जो भारतीय न्याय संहिता है इसमें व्यभिचार को कानून बना सकते हैं। और इससे जो है जो समानता, वो समानता का क्यों था? क्योंकि वो कहीं ना कहीं लिंग भेद पर आधारित था। वो सिर्फ पुरुष को दोषी मानता था, महिला को दोषी नहीं मानता था, जो आईपीसी का 497 था। तो ये कह रहे हैं, इन्होंने सलाह दी कि हम एक जेंडर न्यूट्रल जो है व्यभिचार के विरोधी वाला कानून इसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हमारा जो फैमिली सिस्टम है, जो परिवार तंत्र है, वो हमारे समाज का मूल है, और व्यभिचार उसको चोटिल पहुंचाता है, उसको चोट पहुंचाता है। तो ऐसे में ये कहना है कि जिस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला खंडित किया था, अगर हम उसको दुरुस्त कर दें तो अपने आप वो उसको हम एक कानून के रूप में एक जो है कह सकते हो कि क्रिमिनल ऑफेंस, व्यभिचार को अभी भी क्रिमिनल ऑफेंस बना सकते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं डिटेल में। कोई बहुत ज़्यादा इसमें कोई चीज़ नहीं है, फिर भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, गृह मामलों की संसदीय समिति ने सुझाव दिया है कि भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 जो क्या है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 को बदलने के लिए एक प्रस्तावित कानून है। इसमें जो है व्यभिचार या एडल्टरी को एक अपराध के रूप में फिर से स्थापित किया जाना चाहिए। ठीक है, और इसमें संसदीय समिति ने कहा कि जो है इसको कैसे करना है उसके लिए जो है इसने प्रावधान बताए हैं। ठीक है, तो वर्तमान में जो है व्यभिचार को लेकर वर्तमान में क्या कानूनी स्थिति है इसको हम समझ लें। तो देखिए, भारत में जो इंडियन पेनल कोड की धारा 457 था, आईपीसी 1860 की धारा 457 1997 था, 2018 तक की धारा है, 2018 तक की धारा आईपीसी का
497 यह व्यभिचार को एक अपराध के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें 5 साल तक की जेल या जुर्माना दोनों था। धारा 497 के तहत केवल पुरुषों को ही सजा दी जा सकती है, महिलाओं को नहीं। यानी इसमें यह प्रावधान था कि अगर कोई पुरुष किसी पत्नी किसी और पुरुष के पत्नी के साथ उसके साथ संबंध रखता है शारीरिक, और उसके पति के परमिशन के बगैर या उसके पति के जानकारी के बगैर, यानी इसे ही व्यभिचार कहा जाता है। तो ऐसे में जो है पुरुष को 5 साल की सज़ा होती है और महिला को नहीं होती है। ठीक है, तो और जबकि अगर हम इसको देखें, व्यभिचार की परिभाषा देखें, जो उसकी शब्द और आम समझ देखें, तो दोनों के विपरीत है। क्योंकि जब कोई जैसे अगर पुरुष कर रहा है तो महिला भी कर रही है। इसमें जो न्यायालय में मामला आया था कि यह कहीं न कहीं जो है लिंग के आधार पर भेदभाव करता है। महिलाओं, पुरुष जेल में जाएगा क्यों? क्योंकि वो किसी और पुरुष की पत्नी को उसके साथ उसने गलत किया है, इसलिए वो जेल में जाएगा। महिला नहीं जाएगी, क्यों? क्योंकि वो पुरुष जो है फ्री है। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि वो बात ये आया न्यायपालिका के डिस्कशन में कि ये व्यवस्था जो महिला है उसको जो है किसी पुरुष की वस्तु के रूप में मानता है, इसलिए उसको कानून में उसको सजा का प्रावधान नहीं करता है। तो इस आधार पे जो है जोसेफ साइन बनाम भारत संघ मामला है 27 सितंबर 2018 को। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों वाली पीठ ने इसे धारा आईपीसी की धारा 497 को इस आधार पर रद्द कर दिया कि इसमें भेदभाव शामिल है। यानी कि 27 सितंबर 2018 के बाद से व्यभिचार भारत में अपराध नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जोसेफ साइन बनाम भारत संघवाद के बाद। ठीक है, तो गृह मामलों की संसदीय समिति ने क्या सिफारिश की है? संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया था उसमें यह कहा था कि जो भेदभाव हो रहा है, ये जो जेंडर के आधार पर सजा देने में भेदभाव है, इसके कारण ये जो समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 के तहत उसका उल्लंघन करता है। इसलिए इसको हम जो है वो इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। क्योंकि आपको इतना तो पता ही होगा कि मूल अधिकारों में कोई भी विधि, आर्टिकल 13 की कोई भी विधि जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, जितने आधार पर उल्लंघन करती है वो उतने आधार पर जो है विधि शून्य हो जाती है या असंवैधानिक घोषित कर दी जाती है। जैसे देखा जाए तो पूरे आईपीसी नहीं, आईपीसी की धारा 497 जो था वो उसमें से हटा दिया गया है कि वो कानून में अब उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और इसके लिए वो तर्क देते हैं कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि लिंग के आधार पर भेदभाव करता है, ऐसे में अगर हमें इसे अपराध बनाना है तो क्या करना होगा कि व्यभिचार को एक अपराध के रूप में बहाल किया जाना चाहिए, लेकिन इसे लिंग तटस्थ बनाया जाना चाहिए, अर्थात पुरुषों और महिलाओं दोनों को इसके लिए दंडित किया जाना चाहिए। तर्क क्या देते हैं कि धारा 497 को भेदभाव के आधार पर रद्द कर दिया गया था और इसमें लिंग तटस्थ बनाने से इस कमी को दूर किया जा सकेगा। लेकिन क्या ऐसा संभव है? इतना आसान है? तो इसको लेके विशेषज्ञों को कहना है कि जैसे जो वो फैसला दिया गया था उसमें समस्या है कि आप इसको इतना सरल समझेंगे तो इसमें समस्या है। पहले अगर हम इसको समझ लें कि समस्या क्या, वो तो हम समझते हैं, पहले समझ लें कि क्या संसद ये काम कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट, जैसे वो कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस आधार पे इसे असंवैधानिक किया था कि समानता का अधिकार के आधार पे इसे असंवैधानिक है, तो क्या इसे संसद क्या कर दे, समान बना दे, तो अपने आप जो है वो फैसला वो समाप्त हो जाएगा। तो यहीं पे एक प्रश्न आता है संवैधानिक कि क्या इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्द किया जा सकता है, या किसी मामले में क्या संसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द कर सकती है? देखिए, इसको ऐसे समझिए, जैसे कि मैं एग्जामिनर हूं, आप कॉपी चेक कर रहे हैं, ठीक है, आपने कॉपी लिखी और मैं चेक किया और मैंने आपके प्रश्न को 3 नंबर दे दिया, ठीक है, या 4 नंबर दे दिया, और पासिंग मार्क्स था 5 नंबर। 5 नंबर पे पास होना था, हमने उसको आपको 4 नंबर दे दिया, तो आप फेल हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट, माने मुझे सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए, और मान ला कोई आप एक कॉपी है, आप फेल हो गए, तो संसद ये नहीं कर सकती है कि कानून बना के कह दे कि नहीं 4 नंबर पे ही पास है। अगर वो कर ये, क्योंकि अभी भी कानून कहता है कि 5 नंबर पाने पर ही कोई पास होगा।
फिर वो क्या कर सकती है संसद, वो ये कह सकती है कि जो 5 नंबर पे पास होने वाली बात है उसको 3.5 नंबर कर दे। तो अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट को क्या फिर देखेगी कि 3.5 नंबर तो है ही है और 4 नंबर पाया है तो अपने आप ये पास हो जाएगा। हालांकि उसमें और भी कई सारी चीजें दिखी जाती है, लेकिन इस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जो सुप्रीम कोर्ट का ही जो ऑलरेडी डिसीजन है उसके आधार पर बदला जा सकता है। यानी कानून को आसानी से नहीं बदला जा सकता है, बट यह है कि एक ऐसा कानून पारित कर सकता है जो अदालत के फैसले के आधार को ही हटा दे। ऐसा कानून पूर्वव्यापी और भावी प्रावधान, संसद को पहले के से भी इसको लागू करने का अधिकार है, ठीक है। हालांकि उसमें प्रावधान ये है कि जो किसी को जो दंड हुआ है उस समय जो है उसको प्रभावी न करे। तो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, उस आधार को हटा सकती है। जैसे यही बात जो है अब ये समिति कह रही थी, क्या कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार दिया था क्या कि जो है भेदभावपूर्ण है, तो इसमें यह था कि पुरुषों के लिए था, महिलाओं के लिए नहीं था। तो हम एक ऐसा विधान बना दें जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए जो है व्यभिचार समान रूप से अपराध ही है। तो फिर तो समानता का अधिकार वाला मुद्दा समाप्त हो जाएगा और ऐसे में फिर से हम व्यभिचार को कानून बना सकते हैं, क्योंकि इसका मानना है कि जो है समाज को व्यवस्था, समाज में परिवार महत्वपूर्ण है और परिवार को बनाए रखने के लिए जो है व्यभिचार को अपराध बनाने की आवश्यकता है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये इतना आसान नहीं है। अगर हम उस मुद्दे को जो 2018 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखें, जो 5 संसदीय संविधान पीठ की 5 सदस्यीय संविधान पीठ का जजमेंट था, सर्वसम्मत से फैसला था, उसमें कहा गया है कि जो फैसला है वो सिर्फ 14 पे नहीं है। उसमें ये कहा गया है कि आईपीसी जो है कि धारा 497 संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करता है, जो समानता का तो करता ही करता है, ये भेदभावपूर्ण है और जीवन के मौलिक अधिकारों की रक्षा। ये जो आर्टिकल 21, उसमें आगे सीजीआई ने कहा था ये बात कि ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन करता है। और 21 का कैसे करता है, वो कहते थे कि 2 आधारों पे। एक, ये जो व्यभिचार का मामला है, जो व्यभिचार का कानून है, वो कहीं ना कहीं पति पत्नी का जो गरिमापूर्ण डिग्निटी है, क्योंकि ये फिर क्या करेगा, वैवाहिक संबंधों में जानकार जाएगा और जानकारी, तो वो कहीं ना कहीं जो उनकी गरिमा है उसको क्षति, और जीवन के स्वतंत्र जीवन जो आर्टिकल 21 के तहत जो राइट ऑफ लाइफ है, राइट टू लाइफ है, उसमें जो है डिग्निटी शामिल है, गरिमापूर्ण जीवन शामिल है और निजता का अधिकार भी शामिल है। यानी जो पति पत्नी का आपस में निजता है उसको भी खंडित करेगा। यानी कि अगर आप सिर्फ इतना आसान समझ रहे हैं कि केवल समानता कर दो, तो ये जो आर्टिकल 21 के तहत जो निजता का अधिकार है या जो वो है, उसको, वो वाले फैसले को आप कैसे, फिर आर्टिकल 21 में आपको संशोधन। तो कहीं ना कहीं जो सीजीआई ने ही उस समय कहा था, इस फैसला देते दौरान ही कहा था, वो कहे थे, देखिए इसमें हम दोहराने की कीमत पे दोहरा सकते हैं, अपराध की अवधारणा में फिट नहीं बैठता। वो कहते हैं कि व्यभिचार को अपराध की अवधारणा में फिट नहीं बैठ सकता। यदि इसे अपराध माना जाता है तो वैवाहिक क्षेत्र की अत्यधिक गोपनीयता में अत्यधिक घुसपैठ होगी। इसके तलाक के आधार के रूप में छोड़ दिया जाना बेहतर होगा। सीजीआई ने कहा था उस समय, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा थे, जस्टिस दीपक सीजीआई जस्टिस मिश्रा, उन्होंने कहा था कि अपराध बनाओगे तो ये समस्या आएगी, अत्यंत गोपनीयता, फिर वही आर्टिकल 21 वाला मामला आएगा। जैसे देखिए कि ये पति पत्नी के अर्थों की गरिमा और दोनों के बीच से रिश्ते से जुड़ी हुई गोपनीयता का अपमान करेगा। ऐसे में आर्टिकल 21 भी आ जाएगा। कहे कि ये अपराध नहीं है, इसको एक तलाक का मुद्दा हो जाना चाहिए। अगर पति पत्नी दोनों आपस में नहीं रहना चाहते हैं तो ये एक तलाक का तो ग्राउंड है ही है, तलाक लेके इससे अलग जाए, इसको अपराध बनाना उचित नहीं है। तो इसलिए जो है, भले ये संसदीय समिति ये कह रही है, तो उतना आसान नहीं है, क्योंकि उस सिर्फ समानता के मुद्दे के आधार पर नहीं किया गया था। आर्टिकल 21, 15 भी लिया गया था और 21 भी लिया गया था। 21 में जीवन की जो जीवन का अधिकार है, उसमें गरिमापूर्ण जीवन और निजता का अधिकार, दोनों का ये कहीं ना कहीं व्यभिचार का जो अपराध, जो व्यभिचार को अपराध बनाना, कहीं ना कहीं उसको दोषी ठहराता है। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, ये देखिए, कई बार क्या होता है कि कई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, वो शोर शराबे में दब जाती हैं, हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन फिर भी जो प्रमुख समाचार हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, द हिंदू है, द इंडियन एक्सप्रेस है, इकोनॉमिक्स टाइम्स है,
PIB है, इसमें कहीं ना कहीं चीज़ें आ जाती हैं कमोबेश रूप से। तो ये आर्टिकल जो है ये 14, एक तो 15 वाला हमने पहला बता ही था, उस पर पूरी दुनिया की नज़र थी। लेकिन जो पर्यावरण के हितैषी हैं, जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी को समझते हैं, वो जो है उसके एक दिन पहले दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है, एक डील हुआ है अमेरिका और चीन के बीच में, पर्यावरण को लेके, जलवायु परिवर्तन को लेके, उसको लेकर भी वो ज़्यादा जागरूक थे। ठीक है, और हमें हमारा जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी दोनों हमारे सिलेबस में है और इसलिए हम भी जागरूक हैं, तो हम भी इस पे अपना ध्यान बनाए रखते हैं। ठीक है, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये चर्चा में क्यों हुआ, क्योंकि दोनों के बीच में ये समझौता हुआ। और जैसी हेडिंग है कि भारत चीन जलवायु समझौता, अमेरिका चीन जलवायु समझौते का COP28 के लिए क्या महत्व है। तो COP28 कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी 28, मतलब जो उसका सम्मेलन है ये दुबई में होने वाला है, लास्ट नवंबर से लेकर दिसंबर फर्स्ट वीक में होने वाला है। उसको समझेंगे, बताएंगे कि क्या होता है इसमें, ये सब कुछ होने वाला है। उसके पहले इस तरह का जो है दो प्रमुख देशों के साथ जो समझौता है वो क्या महत्व रखता है वो हमको समझना है। थोड़ा देखेंगे कि डील में क्या है, बहुत गहराई तक तो उसमें नहीं दिया गया है ना, हमें बहुत गहराई जाने तक समझना है, उसको समझेंगे। और इसके क्या डील के क्या सकारात्मक पहलू हैं, और जो पर्यावरणविद हैं, जैसे जो सकारात्मक पहलू वाले हैं, जो कूटनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव सोच रखने वाले, उनको पता है यार कि जो मिल जाए वही है। हमेशा 2 और 2 5 4 नहीं होता, कभी 3.5 हो जाता है, कभी 4.5 हो जाता है। ये जो प्रशासन के व्यवहारिक नॉलेज रखने वाले लोग होते हैं उनको पता है, लेकिन जो पर्यावरणविद हैं उनको कहना है कि ये कुछ नहीं हुआ है, इसमें कोई सारी चीज़ें नहीं हुई है। तो हम समझते हैं कि इसमें क्या हुआ है, अच्छा हुआ है और इसके सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। और COP28 के पहले अगर ये चीज़ें हुई है तो ये सकारात्मक पहलू है। आइए हम इसको देखते हैं। चर्चा में क्यों है, क्योंकि 14 नवंबर को अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच में स्वच्छ ऊर्जा में तेजी से वृद्धि करने और जीवाश्म ईंधन को विस्थापित करने और ग्रह यानी पृथ्वी को गर्म होने के उत्सर्जन से कम करने के लिए एक समझौता हुआ है। और ये समझौता सोचिए ऐसे समय में हुआ है जबकि दोनों देशों के बीच संबंध किस तरह का कटुतापूर्ण है, इस पे तो हम चर्चा कर ही चुके हैं। ऐसे में अगर दोनों देश समझौता कर रहे हैं और उसमें भी जो इस महीने के अंत में जो है COP28 का सम्मेलन होना हो, साथ ही साथ जो दो देश समझौता कर रहे हैं, ये आप इनको समझिए, ये जो इतिहास के सबसे, अगर जो ये समझौता कर रहे हैं तो अमेरिका कौन है, इतिहास में अब तक का जो सबसे बड़ा, ऐतिहासिक आधार पर सबसे बड़ा ग्रीन हाउस उत्सर्जक है। और वर्तमान में सबसे बड़ा प्रदूषक उत्सर्जक कौन है, चीन, जो कुल मिलाकर दुनिया की 38% ग्रीन हाउस गैसों के लिए उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। जो दुनिया के 38% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाले जो दो देश हैं, अगर वो आपस में कोई समझौता करते हैं और वैश्विक स्तर पे कोई इसी पर्यावरण की तरह चीज़ों को समाप्त करने के लिए कोई सम्मेलन होना है, अगर उसके पहले कोई समझौता करते हैं तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा और इसलिए ये चर्चा में होना भी चाहिए। क्योंकि जिस परिस्थितियों में इन दोनों के बीच में आपस में टकराव होने के बावजूद भी जिस तरह से इन लोगों ने किया है, निश्चित रूप से ये बेहतर और सराहनीय कदम होगा। ठीक है, अमेरिका चीन जलवायु समझौते का COP28 पर क्या प्रभाव हो सकता है। देखिए, जो दो जैसे 10 लोग हों, कोई डील करनी हो, तो उसमें ये होता है ना कि जो कोई आप कह सकते हो कि 10 सभी की कमियां हैं, उसमें 10 लोग हैं, 10 को अच्छा काम करना है। तो जो ज़्यादा गड़बड़ काम कर रहा है या जो ज़्यादा बड़ा है, अगर वो कोई गलती करता है तो छोटा वाला दिखा कहता ना, देखो यार वो इतनी गलती कर रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ। ठीक है, तो चूंकि चीन और अमेरिका दोनों प्रमुख उत्सर्जक देश हैं, 38% उत्सर्जन कर रहे हैं, और जब तक ये दोनों लोग कोई बहुत बेहतर काम नहीं करेंगे उसका बहुत बढ़िया प्रभाव दिखाई नहीं देता है। ऐसे में अगर इन दोनों के बीच कोई ऐसा समझौता होता है जो जलवायु परिवर्तन पर कुछ सकारात्मक परिणाम डाल सकता है, तो और देशों को भी प्रेरित होगा और देशों पर भी दबाव बनेगा, खासतौर से जो विकसित देश हैं, कि वह भी इसको, अब उनके पास बहाना नहीं रह जाएगा कि नहीं यार उनके द्वारा नहीं किया गया, इसके द्वारा नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं इसका सकारात्मक परिणाम COP28 का जो सम्मेलन होने वाला है उस पर पड़ेगा। और ये सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम की जो पत्रकार हैं लिसा फ्रीडमैन, उन्होंने कहा था कि COP21
दो काप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 जो कि 2015 में हुआ था, पेरिस में, जो पेरिस समझौता कहते हैं, उस दौरान हुआ था। उसमें उसके ठीक पहले अमेरिका और चीन के बीच में भी एक समझौता हुआ था और उन लोगों ने एक बात निर्धारित की थी। और जब उसके मतलब इस समझौते के कुछ महीने पहले हुआ था, लेकिन इनकी उस समझौते की वर्डिंग जो है पेरिस समझौते में दिखाई देती है एग्जैक्ट हूबहू। यानी कि कहीं ना कहीं इन दोनों के देशों के जो जलवायु परिवर्तन को लेकर जो समझौते हैं, उसका प्रभाव आने वाले COP 21 पेरिस समझौता जो एकमात्र समझौता हुआ है उस पे पड़ा था। तो निश्चित रूप से COP 28 के जो उसी पेरिस समझौते के ही मूल्यांकन के लिए किया गया है, उस पे भी निश्चित रूप से पड़ने की संभावना है, ऐसा ये कह रही हैं पुराना बता के, और ऐसा दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, डील का विवरण क्या है? तो देखिए, डील में कोई बहुत क्वांटिफाई यानी कोई संख्यात्मक आधार पे कोई बहुत और तंत्र की बात नहीं कही गई है। जो प्रमुख चीजें की गई है वो ये है, वो महत्वपूर्ण है, वो है कि अमेरिका और चीन के बीच नया जलवायु समझौता दोनों देशों के मध्य एक दुर्लभ बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि भू राजनीतिक और व्यापार को लेकर मतभेद है। यानी दो देश अभी जो जियोपॉलिटिक्स और व्यापार को लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन अगर जलवायु पर समझौते पर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इनकी सराहना की जानी चाहिए। दूसरा है, दोनों देशों ने कहा कि वह कोयला, तेल, गैस उत्पादन में प्रतिस्थापन में तेजी लाने के लिए इरादे से जो है, और 2030 तक वैश्विक स्तर पर यानी ये जीवाश्म ईंधनों में कटौती करेंगे, यानी इनको प्रतिस्थापित करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? 2030 तक यानी आने वाले दशक के अंत तक वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए। इन्होंने ये फैसला किया है कि हमें जीवाश्म ईंधन को प्रतिस्थापित करना है, तो वैश्विक स्तर पर हमें प्रयास करना होगा कि जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उस जो वर्तमान में है उसका 3 गुना कर दें। तो ऐसे में अपने आप इसमें कटौती दिखाई दी जाएगी। और ये दोनों का अनुमान है कि इस दशक में यानी इसी जो अभी 23 से लेकर 30 तक चल रहा है, ऊर्जा क्षेत्र उत्सर्जन में सार्थक पूर्ण कमी यानी कि एक्चुअली में कमी शुरू कर देंगे। यानी जो उत्सर्जन कार्बन की कर रहे हैं कि नवीकरणीय और इस तरह से लाएंगे कि इनकी जो उत्सर्जन है, एक तो उत्सर्जन की दर में कमी हो सकती है, जैसे कोई 10 कर रहा है तो वो पहले 10 कर रहा है, हर साल 12 करे, 15 करे, तो उसमें 10 कर रहा है, 10.25 करने लगे, 10.5 करने लगे, तो उत्सर्जन में कमी वो नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एक्चुअल में कमी दिखने लगेगी। यानी 10 कर रहा है तो 9.5 दिख सकता है, 8.5 दिख सकता है। यानी कहीं ना कहीं कि जो कार्बन उत्सर्जन में एक्चुअल कमी जो वृद्धि है वो तो कम होगी। इन लोगों ने वादा किया है कि इसको हम कम करने के लिए प्रयास करेंगे। और इसमें देखा जाए सकारात्मक पहलू तो पहली बार हुआ है, जैसे इसमें है कि वे सभी ये दोनों देश सभी तरह के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कटौती के लक्ष्य में निर्धारित करेंगे। जैसे इसमें जो है न केवल कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और अन्य भी है। चीन इसके पहले जो पेरिस जो समझौता हुआ था उसमें वो मीथेन को बाहर रख रहा था। मीथेन को कह रहा था कि नहीं, मीथेन को हम इस समझौते में शामिल नहीं करेंगे। अब इन दोनों देशों ने इसमें जो है मीथेन को यानी सभी तरह के जितने भी तरह के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक हैं उन सब में कटौती को लेकर ये लोग आपस में सहमत हो गए हैं। आलोचना वाले जैसे क्या है ना कि भाई अच्छी बात तो है, लेकिन जो पर्यावरणविद है उनको कहना है कि इसमें वो क्या कहते हैं कि दुनिया अभी भी जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए बहुत धीमी गति से काम कर रही है और चीन द्वारा कोयले के उपभोग को चरणबद्ध तरीके से बंद करने या नए कोयला संयंत्रों के लिए परमिट जारी करने और उनके निर्माण को रोकने का कोई वादा शामिल नहीं किया गया। यानी इसमें कहा गया है कि ये बात ठीक है सब बातें, लेकिन इसमें कोई चीन कैसे कोयले को कम करेगा, किस तरह से करेगा, नया कोयला प्लांट नहीं लगाएगा, इस तरह की बातें नहीं किया गया है। हालांकि हमारे लिए क्या है कि यह समझौता दुनिया के 2 सबसे बड़े प्रदूषकों के बीच सहयोगात्मक कार्य की बहाली करता है, तो निश्चित रूप से इसका स्वागत किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए प्रशासन में 2 और 2 4 नहीं होता। अगर 2 अभी तक तो ये लोग जो है आपस में देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिक्स रूप से यानी कि राजनीतिक कूटनीतिक रूप से या भू राजनीतिक रूप से या अर्थव्यवस्था के स्तर पे एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं या इनके बीच में कटता बनी है, वैसे में लेकर अगर ये किसी पब्लिक गुड या जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर अगर ये कुछ भी सार्थक या क्वांटिफाई करने की स्थिति में हैं तो निश्चित रूप से इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आज इतना ही।
आप लोग इसको पढ़िएगा। इसका जो हैंड आउट होता है वो एक दिन बाद आ ही जाएगा, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, उससे अपना नोट्स बना लीजिएगा। तीनों मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा, बार बार याद करिएगा, बार बार पढ़िएगा, लिखिएगा, ठीक है। नमस्कार।